हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में जो हमारी वेक्टर की लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा था और हमने उसे अप्लाई करना सीखा था कि हम कब तो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, किस तरह डाइवर्जेंस है, कर्ल है, लाप्लासियन है। आज उससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स पे ही बात करेंगे कि ये सब जीरो हो तो हम क्या कहेंगे, नो, और यदि जीरो किस कंडीशन में जीरो होंगे, कब नहीं होंगे, तो उन सब पे हम बात करते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिखे, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखे, यदि हमारा जो फाई फंक्शन है वो स्केलर कांस्टेंट फंक्शन है, इफ फाई इज स्केलर कांस्टेंट फंक्शन। देखिए, इफ जो हम स्केलर फंक्शन ले रहे हैं फाई एक्स वाई जेड इज स्केलर कांस्टेंट फंक्शन, यदि ये स्केलर कांस्टेंट फंक्शन है तो नंबर 1 डेल फाई भी जीरो होगा एंड नंबर सेकंड लाप्लासियन ऑफ फाई भी हमारा जीरो होने वाला है। यदि हमारा cos फाई फंक्शन कैसा है, स्केलर फंक्शन है लेकिन कांस्टेंट फंक्शन है, स्केलर कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होने वाली है। अब यदि इफ हमारा f वेक्टर जो हमने वेक्टर फंक्शन लिया है ये कांस्टेंट हो जाए, इसे हम बोले वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन, देन यदि ये हमारा फंक्शन वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन हो जाए तो हमारी डेल डॉट एफ यानी डाइवर्जेंस जीरो होगा। जीरो से मतलब हम लिखेंगे जीरो वेक्टर होगा। सेकेंडली डेल क्रॉस एफ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आएंगे हमारे पास, इसे तो हम जीरो ही लिखेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। थर्ड है डेल टू एफ वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो ये मिलेगा जीरो वेक्टर। डेल डॉट एफ तो हमारे पास स्केलर आता है तो ये तो नॉर्मल जीरो लिखेंगे, ठीक है। इस तरह ये होता है यदि स्केलर कांस्टेंट है या वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन है। इसके उल्टा यदि हमारे पास ग्रेडियंट हमारे पास जीरो है किसी फंक्शन का तो वो फंक्शन कांस्टेंट स्केलर फंक्शन होता है। थर्ड पॉइंट, इफ यदि डेल फाई बराबर जीरो, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज जीरो, देन वी से phi xyz is scalar constant function। स्केलर कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, स्केलर कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। कैसे होगा, ये देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आप देख ही रहे हैं, जीरो जब हम अप्लाई करेंगे कांस्टेंट फंक्शन अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये, तो डिफरेंशिएशन में हमेशा कांस्टेंट का जीरो होता है। इसका यदि हम देखें तो आप इसे इस तरह देख सकते हैं, डेल फाई बराबर जीरो होने का मतलब है डेल फाई क्या होता है, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। यही होता है। ये टर्म जीरो होने का मतलब है तीनों इंडिविजुअल अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम कहेंगे ये वाली टर्म भी जीरो है, ये वाली टर्म जीरो है एंड ये वाली टर्म जीरो है। किसी फंक्शन फाई का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब फाई इज फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, x वेरिएबल से फ्री है, यहां से फ्री फ्रॉम y एंड फ्री फ्रॉम z। हमारे पास फाई जो हम फंक्शन लेके चले थे वो एक्स वाई जेड का फंक्शन था,
यदि वो x से भी फ्री है, y से भी फ्री है, z से भी फ्री है, इसका मतलब वो फंक्शन हमारा उसमें x y z तीनों ही नहीं है तो स्केलर कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां से यदि ग्रेडियंट 0 है तो फंक्शन को भी कांस्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हैं। इसके बाद यदि मेरे पास इसका किसी f डॉट डाइवर्जेंस, सेकंड हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस, तो फोर्थ पॉइंट यदि डेल डॉट f डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फंक्शन का 0 है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। फंक्शन वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होता है, लेकिन डाइवर्जेंस 0 होने का मतलब कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है, f वेक्टर नीड नॉट बी कांस्टेंट फंक्शन, नीड नॉट बी कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि f का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, f का कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन होना जरूरी नहीं है। ये आप आगे भी देखेंगे कि कैसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि उनका डाइवर्जेंस 0 होगा लेकिन फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा, और मैं आपको भी बता भी दूंगी। तो जो ऐसे फंक्शंस होते हैं नॉन कांस्टेंट, ऐसे सच फंक्शंस जो कांस्टेंट नहीं है एंड डाइवर्जेंस 0 है, डाइवर्जेंस 0 है एंड नॉन कांस्टेंट है, सच फंक्शंस मतलब डाइवर्जेंस 0 एंड नॉन कांस्टेंट है ना। सच फंक्शंस या सच वेक्टर फंक्शन, ये कैसे हैं, वेक्टर फंक्शन है, तो सच वेक्टर फंक्शंस आर कॉल्ड सोने, इसे सब एक वर्ड आता है इनकम्प्रेसिबल। इस वर्ड को काफी बार पूछा जाता है ना, इस वर्ड को काफी बार पूछा जाता है, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फंक्शन। सोलेनोइडल तो अब सभी को याद रहने लग गया है ना, तो इसीलिए ये वाली टर्म आप सब लोग भूल जाते हैं। इनकम्प्रेसिबल फंक्शन वेक्टर फंक्शन और सोलेनोइडल वेक्टर भी इसे बोलते हैं। देखो ये वाली टर्म तो अब सबको याद होने लगी, लेकिन ये कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये वाली टर्म भी आप याद रखेंगे, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। तो इसका मतलब यदि किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 है, नॉन कांस्टेंट भी यदि हम ना लिखें तो भी हमारा काम हो जाएगा। यदि 0 फंक्शन है उसका भी डाइवर्जेंस 0 है तो उसे भी हम बोलेंगे, हम नॉन कांस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं तो भी फंक्शन हमारा, किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 है तो उसे हम सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं या फिर इनकम्प्रेसिबल वेक्टर बोलते हैं। तो याद रखेंगे, किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस 0 है तो नीड नॉट बी कांस्टेंट फंक्शन, और सच फंक्शंस whose divergence is 0 then such functions कैसे कहलाते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन कहलाते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास है डेल डॉट एफ वेक्टर बराबर 0। डेल डॉट एफ क्या है, डेल f1 बाय डेल x प्लस डेल f2 बाय डेल y प्लस डेल f3 बाय डेल z बराबर 0। यही होता है, तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव हो सकता है सम होके 0 हो, है ना, किसी पॉइंट पे तो, पर जनरली जब हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो कि f1 का x के रेस्पेक्ट तीनों मान लो अलग अलग 0 हैं, तो हम इसका सम आराम से 0 दिखा सकते हैं। कैसे,
यदि मेरे पास जो f फंक्शन है वो फंक्शन ऐसा हो जाए, f1 है वो y और z का फंक्शन बने, f2 है वो मेरा x एंड z का फंक्शन बने, एंड f3 मेरा किसका x एंड y का फंक्शन बने, तो ये फंक्शन ऑलवेज सोलेनोइडल एंड इनकम्प्रेसिबल फंक्शन. This function is always solenoidal and incompressible function because its divergence is 0. डेल डॉट एफ आपका 0 आने वाला है, डाइवर्जेंस इस फंक्शन का 0 आने वाला है, क्योंकि f1 में x की टर्म नहीं है, f2 में y की नहीं है, f3 में z की टर्म नहीं है. इसके अलावा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन हो. ये तो मैंने जनरली बताया आपको ये कैसा होता है, सोलेनोइडल फंक्शन होता है. इसके अलावा मान लिया फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी बना सकते हैं, 2x i कैप है, फिर आपके पास था मान लिया माइनस का y j कैप माइनस का z k कैप. ये भी कैसा फंक्शन होगा, इस टाइप का फंक्शन. मान लिया बना लिया, इनके कोफिशिएंट का जो सम है वो 0 आ रहा है, केवल x का है, केवल y का है, केवल z का है, इसका भी हमारा 0 आएगा. तो इस तरह से भी आपको फंक्शन मिल सकते हैं. पर यदि कोई बोले कि आप एक जनरल फंक्शन लिख के दिखाइए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसका ऑलवेज डाइवर्जेंस 0 आएगा. लेकिन डाइवर्जेंस 0 होने का मतलब फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता. फंक्शन के कांस्टेंट होने का मतलब है डाइवर्जेंस का 0 होना. ठीक है, इसका मतलब अब ये वाला फंक्शन तो हमने कैसे बनाया है, ये अलग अलग तीनों 0 हैं, तो हमने मान लिया ये 0 है तो x1 से फ्री है, ये x2 से, ये सॉरी x से फ्री है, ये y से फ्री है, ये z से फ्री है. बाकी यदि तीनों 0 भी नहीं है तो भी हम इस तरह से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, और भी फंक्शंस बना सकते हैं काफी सारे. ये मैंने आपको एक सिंपलेस्ट फंक्शन बना के दिखाया. अब हम कर्ल पे बात करेंगे, उससे पहले आप ये नोट कर ले. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. क्या ध्यान रखेंगे, फंक्शन हमारा स्केलर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका ग्रेडियंट एंड लाप्लाशियन, स्केलर फंक्शन का लाप्लाशियन दोनों 0 होंगे. वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन है तो डाइवर्जेंस, कर्ल एंड हमारा लाप्लासियन 0 होगा. ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट के 0 होने पर हम कह पाएंगे कि फाई जो हमारा फंक्शन है वो स्केलर कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है. लेकिन डाइवर्जेंस के 0 होने पे हम नहीं कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो भी कांस्टेंट होगा. नीड नॉट बी कांस्टेंट एंड सच फंक्शंस whose divergence is 0 are called incompressible vector functions और सोलेनोइडल वेक्टर. ठीक है, और हम ऐसे बहुत सारे फंक्शंस देख भी सकते हैं. हम एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी सारी बातें इसमें कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम आगे कर्ल पे चलते हैं. तो 5th पॉइंट लिखेंगे आप कर्ल के लिए. क्या लिखेंगे 5th पॉइंट, इफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर बराबर 0, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर बराबर 0, देन एफ वेक्टर नीड नॉट बी कांस्टेंट, वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन. such function means जिसके लिए हमारा कर्ल 0 हो रहा है. such function is called irrotational vector function. irrotational vector function यानी कर्ल 0 होने का मतलब फंक्शन का कांस्टेंट होना नहीं है. हमारा फंक्शन कैसा भी हो नॉन कांस्टेंट होके भी हम उसे का कर्ल 0 दिखा सकते हैं. और जिन वेक्टर्स का कर्ल 0 होता है हम उन्हें कहते हैं इर्रोटेशनल वेक्टर फंक्शन. F vector is called irrotational vector function. Irrotational vector function
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ी होगी। इफ एंड ओनली इफ एफ सेटिस्फाई एग्जैक्ट, या एफ नहीं, हम एफ के कुछ इस तरह से इसका फंक्शन बनाते हैं, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz बराबर 0। ये इक्वेशन है। f1 f2 f3 हमारे f के कोफिशिएंट है ना, वो कंपोनेंट है। इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यदि ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह काम करे तो हम इसे इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन कह सकते हैं। देखो इरोटेशनल किसे कह रहे हैं, जिसका डेल क्रॉस एफ क्या है, 0 वेक्टर के बराबर है। डेल क्रॉस एफ क्या होता है, आई कैप के साथ क्या आ रहा था हमारा, हम चाहें तो करके देख सकते हैं। देखो आई जे के, डेल वाई डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, f1 f2 f3, यही थी हमारी। हम करते हैं डेल f3 बाय डेल वाई माइनस डेल f2 बाय डेल जेड प्लस जे कैप के साथ था हमारा डेल f1 बाय डेल जेड माइनस का डेल f3 बाय डेल x प्लस के कैप के साथ क्या है, डेल f2 बाय डेल x माइनस का डेल f1 बाय डेल f1 बाय डेल y, ठीक है। और ये हमारा 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये यदि 0 वेक्टर के बराबर है, यदि ये हमारा 0 वेक्टर के बराबर है तो ये सारी अलग अलग जो टर्म्स हैं इन्हें 0 होना पड़ेगा। ये 0 वेक्टर के बराबर होने का मतलब है हमारे जो अलग अलग टर्म्स हैं इन्हें 0 वेक्टर के 0 के बराबर होना पड़ेगा। ये 0, ये 0, ये 0। इसका मतलब हो गया कि डेल f3 बाय डेल y बराबर डेल f2 बाय डेल z, डेल f1 बाय डेल z बराबर डेल f3 बाय डेल x, डेल f2 बाय डेल x बराबर डेल f1 बाय डेल y। ये हो गया। और ये कंडीशन किसकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। दिस इंप्लाइज, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन है। इसका मतलब ये हमारी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, जो हमारा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, डिफरेंशियल बन रहा है। ये हमारा क्या बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। तो इरोटेशनल से हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल पे आ गए। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं डेट इज implies हटा के डेट इज देयर एग्जिस्ट सच फंक्शन फाई, देयर एग्जिस्ट फाई फंक्शन, एक ऐसा फाई हमें फंक्शन मिले फाई सच डेट, फाई एक फंक्शन मिले एक्स वाई जेड का, कैसे, सच डेट कि डी फाई बराबर f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz हो जाए। तो इस तरह हम याद रखेंगे। यदि कर्ल 0 है तो फंक्शन को इरोटेशनल बोलेंगे। इरोटेशनल होने का मतलब है f1 dx, f2 dy, f3 dz हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना के देगा। हमने एग्जैक्ट वाली इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा। और एक हमें फाई फंक्शन ऐसा मिलेगा कि डी फाई बराबर हम
इस तरह लिखेंगे f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लाप्लाशियन ऑफ स्केलर फंक्शन के जीरो होने पे क्या होता है, उससे पहले आप ये नोट कर ले। आपको ध्यान में रखना है किसी फंक्शन का डाइवर्जेंस जीरो है, फंक्शन हो गया सोलेनोइडल या इनकम्प्रेसिबल, और यदि कर्ल जीरो है तो आप उसे कहेंगे इररोटेशनल वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको इरोटेशनल के लिए नहीं, हम पढ़ेंगे आगे कंजर्वेटिव वेक्टर, तो वहां पे पढ़ेंगे कंजर्वेटिव क्या होता है, उसमें इसका यूज आएगा कि डी फाई, ये फाई जो फंक्शन ले रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जब हम सोल्व करते हैं तो एग्जैक्ट का मतलब है हमें एग्जैक्टली एक फंक्शन मिल जा रहा है जो इस टाइप से लिखा जाता है। हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशियल का सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन करके फाई को उसका आंसर बताते हैं, है ना, तो ये वहीं से आया हुआ है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम एक नई डेफिनेशन पे चलेंगे। दो डेफिनेशन हमने देखी, सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल। 6 पॉइंट पे आते हैं, डेल स्क्वायर फाई बराबर 0। यदि किसी फंक्शन का लाप्लाशियन 0 है, किसी स्केलर फंक्शन का, तो भी हमारा फाई कैसा है, नीड नॉट बी 0, नीड नॉट बी कांस्टेंट, सॉरी, नीड नॉट बी कांस्टेंट फंक्शन। हम इसे कांस्टेंट फंक्शन नहीं कहेंगे। सच फंक्शन जिनके लिए लाप्लाशियन किसी का 0 होता है, हम कहते हैं आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े थे हार्मोनिक फंक्शन। वहां पे क्या होता है कि दो ही होते हैं, है ना, एक x और y, दो फंक्शन होते हैं। तो वहां हार्मोनिक फंक्शन क्या होता था, जिसके लिए लाप्लासियन ऑपरेटर वही है, ये सेम डेल। वहां पे तो सिर्फ x और y पे रुक जाते थे, डेल टू फाई बाय डेल x2 प्लस डेल टू फाई बाय डेल y2। लेकिन यहाँ पे हम आई जे के, हमारे पास एक्स वाई जेड 3 है, तो यहाँ 3 में काम करते हैं, वही लाप्लाशियन ऑपरेटर है ये, और वहीं से ये हार्मोनिक फंक्शन वाली डेफिनेशन हमारी आती है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स में है वैसे ही है यहाँ पे। वहां पे बस एक्स वाई थे, यहाँ पे हमारे पास एक्स और एक्स वाई के साथ कैसे क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड 3 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आता है कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन। एक आता है कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन। डेफिनेशन लिखें, कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन। A vector function is called conservative if there exists such function phi. A vector function f vector is called conservative if there exists phi x y z, there exists a function phi x y z such that कि d phi जो हो स्केलर फंक्शन phi such that f वेक्टर बराबर डेल phi। यदि हमारा f वेक्टर डेल phi के बराबर हो जाए, then f वेक्टर इज कॉल्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन। यदि एक ऐसा स्केलर फंक्शन फाई मिले कि f वेक्टर को डेल फाई के बराबर लिख दे, तो हमारा ये वेक्टर फंक्शन क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन। और जो ये फाई फंक्शन है इसे कहते हैं स्केलर पोटेंशियल ऑफ f वेक्टर, एंड स्केलर फंक्शन फाई x y z इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल
स्केलर पोटेंशियल, ये आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्केलर पोटेंशियल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर, ठीक है, कंजर्वेटिव। हमने वहां भी अभी इरोटेशनल पढ़ा था, उसमें भी यही कंडीशंस थी। इसका मतलब यही, इस तरह से ही हमें डिफरेंशियल मिल रहा था, जो एफ वेक्टर को हम इस तरह लिख रहे थे, फाई डी फाई, है ना, वो यही चीजें हैं, सेम चीजें हैं। यदि फंक्शन कंजर्वेटिव है, इरोटेशनल है, इरोटेशनल है, कंजर्वेटिव है, आप लिख सकते हैं ए वेक्टर फंक्शन, a vector function is called conservative vector function if and only if it is irrotational। तो आज से हमें यदि कंजर्वेटिव देखना हो तो हम इरोटेशनल देख के भी बता सकते हैं। यदि हमें पता हो उसका कर्ल 0 है तो हम उसे डायरेक्टली कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे इनकम्प्रेसिबल वर्ड आ रहा था ना सोलेनोइडल के लिए, इसी तरह इरोटेशनल के लिए एक नया वर्ड आया कंजर्वेटिव। आपसे पूछ सकता है वेक्टर फंक्शन इज कंजर्वेटिव इफ डाइवर्जेंस 0, कर्ल 0, ग्रेड 0, लाप्लासियन 0। तो आपको ध्यान रखना है इरोटेशनल को ही हम कंजर्वेटिव कहते हैं, दैट्स कर्ल इज 0, देन कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन। तो आप इस तरह ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे पास एफ वेक्टर है कंजर्वेटिव में क्या होता है, डेल फाई के बराबर होता है, ठीक है। हम करते हैं डॉट डी आर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर। डेल फाई तो वेक्टर है, डी आर पे वेक्टर है, सॉरी, है ना। डी आर वेक्टर क्या है, आर क्या है हमारा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। डेल फाई क्या होता है, डेल फाई की जो आई जे के की टर्म होती है वो डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड। इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, मैंने ये क्या लिख दिया, ये तो आर वेक्टर हो गया। डॉट करने के बाद क्या बनेगा, डॉट करने के बाद क्या बनेगा हमारा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, यही बनेगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद f के साथ। और इधर क्या बन जाएगा, डेल फाई बाय डेल एक्स dx प्लस डेल फाई बाय डेल वाई dy प्लस डेल फाई बाय डेल जेड dz। इस तरह बन गया। ये क्या हो गया, डी फाई, ये डी फाई हो गया। तो ये हमारी इरोटेशनल वाली कंडीशन आ गई। तो इसीलिए कंजर्वेटिव मतलब इरोटेशनल, इरोटेशनल मतलब कंजर्वेटिव। तो यहां से आप क्या कहेंगे, ये कैसे होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। इसका मतलब हमारा इसका जो कर्ल है वो 0 हो गया, कर्ल 0 मतलब इरोटेशनल हो गया। हम लेके चले थे कंजर्वेटिव से इरोटेशनल पे, हम आके रुक गए हैं। एक रिजल्ट और है, पहले इसे रब करना पड़ेगा, आप थोड़ा नोट कर ले एक बार। एक रिजल्ट लिखेंगे हम, ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, लिखिए ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन है ना, कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन भी लिख सकते हैं आप। फिजिक्स में इसे फील्ड लिखते हैं, है ना।
तो मैथ्स में फंक्शन लिख लीजिए, हम वेक्टर फंक्शन पे बात कर रहे हैं। तो एक कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन इज सोलेनोइडल या इनकम्प्रेसिबल इफ एंड ओनली इफ its scalar potential is हार्मोनिक। यदि किसी फंक्शन कोई कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, उसका स्केलर पोटेंशियल क्या है, फाई। यदि फाई हार्मोनिक है तो ये सोलेनोइडल होगा। कैसे, हमें सोलेनोइडल चेक करना है, इसका मतलब हम एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो करेंगे। हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस को जीरो करेंगे। हमें डाइवर्जेंस को जीरो देखना है। अब देखिए, डेल डॉट एफ वेक्टर, जब ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो डेल फाई लिख सकते हैं, डेल फाई, और इसे ही हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई। और यदि फाई हार्मोनिक है तो डेल स्क्वायर फाई जीरो होगा। तो हम इसे, हमने प्रूव कर दिया डाइवर्जेंस कैसा है, जीरो। इसका मतलब यदि हार्मोनिक हो जाए स्केलर पोटेंशियल तो हमारा कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन कैसा हो जाएगा, सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स पे बात करते हैं हम, ठीक है। रिजल्ट्स पे आगे चलते हैं, रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसे आप नोट कर लें। तो आगे कुछ रिजल्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। हम फंक्शन लेते हैं एक एफ ऑफ आर, आर का फंक्शन है। कैसे, हमारे पास एफ आर एक फंक्शन है, कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। एंड हम आर वेक्टर को लेके चल रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जो हम पूरे वेक्टर कैलकुलेशन में अभी तक लेके चलते आए हैं, हम वही ले रहे हैं। और एफ आर कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो समझने की कोशिश करें, ये जो 5 रिजल्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। टिप्स पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। रिजल्ट है हमारा डेल डॉट, सॉरी डेल एफ आर, डेल डॉट नहीं, डेल एफ आर। पहला रिजल्ट है डेल एफ आर, ये होता है एफ डैश आर बाय आर, एफ डैश आर बाय आर, आर वेक्टर, ठीक है। हम देख लेते हैं कि ये आता कैसे है। फर्स्ट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे, हम LHS लेके चलते हैं डेल एफ आर, डॉट क्लोज कुछ नहीं है क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन नहीं है। ये एफ आर का फंक्शन है। ये आर क्या होगा, इसका मोड, ठीक है। और आर वेक्टर हम एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप लेके चलते हैं। कभी कभी हमें एक्स आई कैप और वाई जे कैप के साथ ही पूछा जाता है, वो भी हम आगे करेंगे, उनका डायरेक्ट लिखेंगे, इनका हम प्रूफ भी देख लेंगे। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारा, समेशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स, यही होता है इनटू एफ आर। समेशन, जो हम ये प्रूफ करेंगे ना, इसमें आप समेशन को रख के ही इनका ये करने की आप कोशिश करेंगे तो आप जो एग्जाम्पल्स बनेंगे, जो हम नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स करेंगे, उनमें आपको बड़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। ये सारे ये प्रोसेस आप देखते चलिए, हम किस तरह किसी को डॉट या क्रॉस आगे आएंगे और रिजल्ट्स में किस तरह हम लेफ्ट ले जा रहे हैं, किस तरह राइट ले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब देखो ये बचा हमारे पास डेल एफ आर बाय डेल एक्स, इसका कैसे करेंगे, एफ डैश आर, आर का एक्स की रेस्पेक्ट फर्स्ट डे बताया, जब डेरिवेटिव पढ़ा था तो बताया था एक्स बाई आर। अब देखो समेशन किस पे होता है, ये जनरली एक्स आई जे के इन टाइप पे होता है, तो हम इसे बाहर समेशन से बाहर ले आते हैं, किसे, एफ डैश आर को एंड अपॉन आर को। ये बचा हमारे पास आई कैप एक्स या एक्स आई कैप, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर, इसे हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर। ये हमने अभी पढ़ा था डेल ऑपरेटर, तब बताया था समेशन एक्स आई कैप को हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर वेक्टर, ठीक है। ये होता है हमारा फर्स्ट रिजल्ट।
एंड सेकंड रिजल्ट की बात करें तो हमारा सेकंड रिजल्ट है डेल ऑपरेटर के साथ डेल डॉट एफ आर वेक्टर। देखो एफ आर तो स्केलर फंक्शन है, लेकिन हमने आर वेक्टर लिया इसके साथ और फिर हमने डॉट किया, तो ये होता है 3f डैश आर सॉरी आर एफ डैश आर प्लस 3f आर प्लस 3f। वो तो हम प्रूफ करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर एलएचएस लेते हैं डेल डॉट एफ आर वेक्टर। डेल को करते हैं समीशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स डॉट एफ ओ आर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेल बाय डेल एक्स को डॉट के इधर ले जाएंगे, क्या होगा समीशन। हम डॉट के इधर आई और आई कैप वगैरह को नहीं ले जाएंगे। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, कभी भी आई कैप जे कैप इन्हें डॉट के इधर या इधर नहीं ले जाएंगे, केवल स्केलर क्वांटिटी को ही ले जा सकते हैं। आई कैप ये बच गया डॉट डेल बाय डेल एक्स एफ ऑफ आर वेक्टर। अब हमने डेरिवेटिव करना सीखा था, तब क्या सीखा था, ये तो डॉट है कि हम एक का नॉर्मल तरीके से करते हैं, डेल एफ ऑफ आर बाय डेल एक्स इनटू में साथ में हम लिख देते हैं आर वेक्टर प्लस एफ आर डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स। आपने पढ़े हुए हैं ये डेरिवेटिव, तो क्या होते हैं डायरेक्टली हम यूज करेंगे। इसका क्या होगा एफ डैश आर और आर का एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स बाय आर वेक्टर। ठीक है, प्लस एफ ऑफ आर एज इट इज आर वेक्टर का एक्स के रेस्पेक्ट में आई कैप समीशन आई कैप डॉट एफ डैश आर बाय आर वेक्टर एक्स। अब x को हम उस साइड ले जाएं, एक सेकेंड रुकिए, हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे आई कैप डॉट एफ आर आई कैप। ठीक है, अब इसमें ये वाली टर्म तो क्या है कांस्टेंट स्केलर है, इसे हम उधर बाहर ले जा सकते हैं, समीशन के भी बाहर ले जा सकते हैं। समीशन के बाहर हम x आई कैप इन सबको नहीं ले जा सकते, तो ये तो स्केलर है, इसे हम समीशन के बाहर ले जाते हैं एफ डैश आर बाय आर। ठीक है, समीशन आई कैप। अब x को हम आर वेक्टर के साथ रख के क्या करेंगे, आई कैप के साथ ले जाते हैं डॉट आर। अब आर वेक्टर ये क्या है वेक्टर है, आई जे इसमें आएंगे ना, तो इसे डॉट के उधर नहीं ले जा सकते हम, इसे हमें इधर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस समीशन एफ आर को हम डॉट के इधर भी ले जा सकते हैं और समीशन के बाहर भी ले जा सकते हैं एफ आर। ये हो जाएगा समीशन, हाँ समीशन, और ये बचा आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है, इधर एफ डैश आर बाय आर, ये बन गया आर वेक्टर, तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस एफ आर आई कैप डॉट आई कैप समीशन 1, और इसे हम लिखेंगे एफ डैश आर, ये बन गया आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, क्या हुआ आर स्क्वायर है ना, मॉडुलस का स्क्वायर, और नीचे एक आर है, एक कैंसिल हो गया, ये बचा आर, और ये हो गया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स होगा, क्योंकि हमारा क्या है z तक है, तो 3f। तो इस तरह हमने दो रिजल्ट्स का प्रूफ देख लिया। तो इस तरह हम इसका रिजल्ट्स का प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड रिजल्ट पे। तो इन्हें रब करो उससे पहले आप इसे नोट कर लें, है ना। तो आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। डायरेक्टली आपको एफ आर दिया जाएगा, एफ आर कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा। जनरली वो आर रेस टू पावर एन से बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा है, तो हम एफ आर को आर रेस टू पावर एन लेके भी रिजल्ट में आपको डायरेक्टली लिखा दूंगी। ठीक है, और बाकी हम एक्स को एक्स आई कैप और वाई जे कैप वाले भी मैं आपको लिखा दूंगी इस लेक्चर में, वरना नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर लिखा दूंगी।
ठीक है। लेकिन आपको ये रिजल्ट भी याद रखने हैं, वो एफ आर को ई रेज टू पावर कुछ मान के भी या कोई भी अदर साइन को उसमें भी कोई फंक्शन लेके एक्स और में आर में तो कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखने हैं किस जनरल कोई फंक्शन है एफ आर के लिए भी। जब तक आपको आर वेक्टर स्पेशल लिख के ना दिया जाए तो आप जनरली आर वेक्टर यही मानेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड रिजल्ट है डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर, ये होता है हमारा जीरो वेक्टर, ये जीरो होता है। इसके लिए ये अच्छा है, एफ आर कुछ भी हो जीरो होना है हमारा। कैसे होगा चलो देख लेते हैं। हम LHS लेंगे, डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर, डेल की वैल्यू लगाते हैं समेशन आई कैप डेल वाई डेल एक्स क्रॉस एफ आर आर वेक्टर, ठीक है। डेल वाई डेल एक्स को इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे समेशन आई कैप क्रॉस डेल बाय डेल एक्स एफ आर, मैं डायरेक्टली एक स्टेप छोड़ के इस तरह लिख सकती हूँ, प्लस एफ आर डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स, इस तरह आप लिख सकते हैं इसे। चलो भाई आगे चलते हैं। क्रॉस क्या हो गया इसका, एफ डैश आर एक्स बाय आर आर वेक्टर प्लस उसका आर वेक्टर का एक्स के लिए क्या होगा आई कैप। अभी हम नेक्स्ट वो लास्ट वाले उसमें भी करते हुए आए हैं, क्या किया है हमने एफ आर आई कैप, ठीक है। एफ डैश आर बाय आर को हम आगे ले जाते हैं, एफ डैश आर बाय आर को आगे ले गए, समेशन आई कैप के साथ एक्स को क्रॉस के इधर ले आए, क्रॉस आर वेक्टर, ये वेक्टर है तो ये इधर नहीं आएगा, ये उधर ही रहेगा। सेकेंडली एफ आर को हम बाहर लेके आ सकते हैं, एफ ऑफ आर समेशन आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप को इधर इधर नहीं लेके आएंगे क्योंकि ये क्या है वेक्टर है। अब देखो ये क्या बनेगा आर वेक्टर, उस आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, क्योंकि एंगल कितना हो जाता है जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये वाली टर्म हमारी जीरो हो गई। इस वाली टर्म की बात करें तो आई कैप क्रॉस आई कैप सेम एज रीजन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये हमें जीरो वेक्टर मिलने वाला है। तो थर्ड रिजल्ट इस तरह से जीरो होता है, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट पे आएंगे। फोर्थ रिजल्ट के लिए जो हमारा एफ आर है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये है, कैसा होना चाहिए, जो हमारा एफ आर है फोर्थ और फिफ्थ के लिए एफ आर जो है वो कैसा होना चाहिए, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा होगा डेल टू एफ आर की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ रिजल्ट है डेल टू एफ आर, इसकी वैल्यू होगी एफ डबल डैश आर प्लस टू बाय आर एफ डैश आर, ये होती है हमारा रिजल्ट। लाप्लासियन ऑफ एफ आर बराबर एफ डबल डैश आर प्लस टू बाय आर एफ डैश आर। चलो इसे भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट्स तो आपको ध्यान में रखने हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है लाप्लासियन डेल टू समेशन डेल टू बाय डेल एक्स टू एफ आर, ये होगा हमारे पास। हम क्या करते हैं समेशन बाहर डेल बाय डेल एक्स और एक करते हैं डेल बाय डेल एक्स एफ आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं समेशन डेल बाय डेल एक्स, ये क्या होगा एफ डैश आर, ये एफ आर है ना, एफ डैश आर एक्स बाय आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समेशन, अब हमें दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो तीन टर्म्स है, एक एक करके हम टर्म्स का करेंगे। कैसे, एफ डैश आर बाय आर डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस
एक्स और आर बाहर रखे, डेल एफ डैश आर बाय डेल एक्स। थर्ड, हमने एफ डैश आर को बाहर रखा और इनटू में एक्स को बाहर रखा, तो ये बना डेल आर डेल बाय डेल एक्स कितना 1 बाय आर। ठीक है, फिर आया हमारा ये अभी नेक्स्ट स्टेप, समेशन एफ डैश आर बाय आर। डेल एक्स बाय डेल एक्स कितने हो गए 1, यहाँ तो आया हमारा साथ में 1, तो ये तो सेम वही रह गया। नेक्स्ट एक्स बाय आर, इसका करेंगे तो एफ डबल डैश आर फिर से एक्स बाय आर। ठीक है, फिर से एक्स बाय आर प्लस एक्स था और एफ डैश आर था, क्या था एक्स और एफ डैश आर। फिर हम इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका होगा हमारे पास डेरिवेटिव कर रहे हैं तो -1 बाय आर स्क्वायर एंड आर का करेंगे तो x बाय आर। ठीक है, कुछ इस तरह ही हमें टर्म मिलेगी, एक बार देख लीजिए, इस तरह ही मिलेंगी ना हमें टर्म, चेक करें। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये तो हमें मिला समेशन एफ डैश आर बाय आर, फिर हमें मिला एफ डबल डैश आर बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ मिला माइनस का एफ डैश आर बाय आर क्यूब और एक्स स्क्वायर, यही मिला। अब देख लेंगे हमें समेशन से क्या क्या बाहर रखना है। इसमें ये पूरी टर्म समेशन से बाहर, एफ डैश आर बाय आर समेशन से बाहर, समेशन में बचा 1। ठीक है, इसमें एफ डबल डैश आर बाय आर स्क्वायर समेशन में बचा एक्स स्क्वायर माइनस समेशन से बाहर है एफ डैश आर बाय आर क्यूब और समेशन में बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखती हूं मैं ऊपर, तो ये क्या बना, एफ बराबर में एफ डैश आर बाय आर समेशन 1 की वैल्यू 3, ये बचा प्लस एफ डबल डैश आर बाय आर स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, ये बचा माइनस का एफ डैश आर बाय आर क्यूब, एफ डैश आर बाय आर क्यूब समीशन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास ये टर्म बची, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एफ डबल डैश आर, एक ये बचा 3f आर बाय आर और ये बचा 1, आर स्क्वायर से आर क्यूब की 2 टर्म्स कट जाएगी तो ये 3 और ये 1 की मतलब 2 बाय आर एफ डैश आर। तो इस तरह आप ये फोर्थ वाला रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। तो एक रिजल्ट और बचा है, वो भी हम नोट करेंगे, अभी लिखेंगे। और आप देखिए, हम किसी भी वेक्टर को डॉट या क्रॉस के इधर इधर नहीं ले जा सकते। हम या तो एक्स को ले जाएंगे, एफ आर को ले जाएंगे, या डेल बाय डेल एक्स को, इस तरह हम ले जाएंगे। ठीक है, और जब हमें समेशन से बाहर लाना है तो हम केवल पूरी जो टर्म्स हैं वेक्टर वाली टर्म को बाहर नहीं लाएंगे। फिलहाल देखिए, आप सब रिजल्ट्स में देख रहे हैं, वो तो क्या है, जो वेक्टर वाली टर्म है वो तो क्या है, क्रॉस और डॉट के साथ अभी होगी इम्प्लीमेंट। इसके अलावा जो हमारे आर में पूरे फंक्शंस हैं उन्हें हम बाहर लेके आ जाते हैं। तो ये नोट कर लें आप। फिफ्थ रिजल्ट पे चलते हैं। फिफ्थ रिजल्ट है डेल स्क्वायर एफ आर बाय आर वेक्टर। फिफ्थ रिजल्ट है हमारा डेल स्क्वायर एफ आर आर वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है एफ डबल डैश आर प्लस 4 बाय आर एफ डैश आर आर वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा खुद सोल्व करने की कोशिश करें, तब तक मैं इंक डाल लेती हूँ। आप डेल को जिस तरह हमने फोर्थ वाले में किया ना, डेल को डेल बाय एक्स और डेल बाय एक्स 2 टर्म्स में किया, तो पहले आप एक बार करें, फिर आप दोबारा करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप करने की कोशिश करें
किस तरह करेंगे देखो, तो इसका हम करते हैं, ठीक है, वही एलएचएस लेते हैं, हमारे पास है डेल टू एफ आर आर। हम क्या करेंगे, समेशन डेल बाय डेल एक्स को एक अलग, डेल बाय डेल एक्स एफ आर आर किस तरह करेंगे ओपन, आप जानते हैं, समेशन डेल बाय डेल एक्स डेल एफ आर बाय डेल एक्स आर वेक्टर प्लस एफ ऑफ आर डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, समेशन डेल बाय डेल एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश आर, ये हो गया एक्स बाय आर वेक्टर प्लस एफ ऑफ आर वेक्टर का एक्स के रेस्पेक्ट क्या होगा, आई कैप, आर वेक्टर के रेस्पेक्ट, आर वेक्टर का एक्स के रेस्पेक्ट हो गया आई कैप, ठीक है। हम फिर से इसे ओपन करेंगे, देखो समेशन, हमारे पास दो टर्म्स बन गई, डेल बाय डेल एक्स एफ डैश आर एक्स बाय आर वेक्टर। पिछले वाला जब हमने फोर्थ का प्रूफ किया था तो हमारे पास 3 टर्म थी ये वाली, अब एक ये वाली और एक्स्ट्रा आ गई है, तो हम 4 स्टेप लेंगे हमें इसमें। इसी तरह सेकंड वाली टर्म में समेशन डेल बाय डेल एक्स एफ आर आई कैप, आई कैप का तो हम क्या ही करेंगे, आई कैप का तो क्या डेरिवेटिव करेंगे हम करेंगे एफ आर का डेरिवेटिव, ठीक है, हम करेंगे एफ आर का डेरिवेटिव इसमें। तो ओपन करते हैं समेशन, सबसे पहले एफ डैश आर एक्स बाय आर वेक्टर का एक्स के रेस्पेक्ट में आया आई कैप, ठीक है, प्लस हम करते हैं हमारा एफ डैश आर वेक्टर बाय एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, हम करते हैं एफ डैश आर एक्स आर वेक्टर, आर का करते हैं 1 अपॉन आर का, तो -1 बाय आर स्क्वायर, आर का एक्स बाय आर, फिर प्लस अब हम करेंगे एफ डैश आर का बाकी टर्म एक्स बाय आर वेक्टर, एफ डैश आर का करेंगे तो एफ डबल डैश आर एक्स बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इस वाले पे चलते हैं, समेशन, इसमें करेंगे तो एफ डैश आर एक्स बाय आर और आई कैप हमारा चल रहा है, ठीक है। तो सब में हम करते हैं अलग अलग समेशन। तो फर्स्ट वाले टर्म में हम एफ डैश आर बाय आर को बाहर ले जाएंगे, हमारे पास समेशन के अंदर बचेगा एक्स आई कैप, ठीक है। सेकंड वाली टर्म में हम फिर से एफ डैश आर बाय आर को बाहर ले जाएंगे, और समेशन से तो आर वेक्टर को भी बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है ना, और समेशन में बचेगा 1। थर्ड वाली में क्या हो रहा है, थर्ड वाली टर्म में पहली बात तो माइनस बाहर है, एफ डैश आर वेक्टर, नीचे है आर क्यूब और समेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्थ वाली टर्म एफ डबल डैश आर बाय आर स्क्वायर, और आर वेक्टर को आप बाहर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, एफ डबल डैश आर वेक्टर बाय आर स्क्वायर बाहर, समेशन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ वाली टर्म में आप ले जाएंगे बाहर प्लस में एफ डैश आर बाय आर, समेशन में बचेगा एक्स आई कैप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप आते हैं, एक सेकेंड, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये माइनस है ना, तो हमारे पास बचा एफ डैश आर बाय आर समेशन एक्स आई कैप आर वेक्टर। सेकंड टर्म पे एफ डैश आर बाय आर वेक्टर, ये हो गया 3 समेशन 3 माइनस का आर वेक्टर है, यहाँ पे बचेगा समेशन एक्स स्क्वायर, क्या हो गया आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का एफ डैश आर
बाय आर वेक्टर। फोर्थ वाली टर्म में हमारे पास बचेगा एफ डबल डैश आर वेक्टर, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ टर्म में हमारे पास बचेगा एफ डैश आर बाय आर समेशन एक्स आई कैप हो जाएगा आर वेक्टर। अब देखो ये वाली दो टर्म्स तो कैंसिल हो गई, बची ये वाली टर्म्स। इसमें ये वाली टर्म है, ये 3 है, ये 1 है, तो हमारे पास बचा 4। हमारे पास बचा एफ डबल डैश आर प्लस 4 एफ डैश आर बाय आर, ठीक है, और आर वेक्टर हमने कॉमन ले लिया। तो ये बात हो गई हमारी इन पांचों रिजल्ट्स की। तो ये पांचों रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अब जो दो बातें मैं आपको बोल रही हूँ वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो वो लिखना है बस हमें रिजल्ट्स। यदि हमारा आर वेक्टर केवल इतना होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये टर्म ना होगी, तो ये रिजल्ट्स में थोड़े थोड़े से चेंजेस आएंगे। ये वाला तो एज इट इज ही रहने वाला है, खैर बाकी थोड़े थोड़े से चेंजेस आएंगे, हम उन पे बात करेंगे। और फिर एक हम देखेंगे कि हम जो एफ आर को है वो पर्टिकुलर एक फंक्शन आर रेज़ टू पावर एन लेके करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चन टाइप में हमारे डायरेक्ट आरपीएससी जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह में आए हुए हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं वो डायरेक्टली ऑप्शन देके, तो उस तरह वो सारे हम रिजल्ट्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।